गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी जो हमारा बच गया था। आज वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें ऑफलाइन क्लासेस में पूछेंगे, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पर भी है आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्यारे बच्चों, when zinc piece is kept in CuSO4 solution the copper get precipitate due to standard potential of zinc is। कहता है कि मान लो आपने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है दो कंटेनर होता है। यहाँ पे हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, आपको ऑलरेडी पता है। ये हमारा कॉपर सॉल्यूशन हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए क्या हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। दूसरा कंटेनर हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से। ये एक कंटेनर, आपको पता नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे ही बनाया जाता है। इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं। आपको ये पता है, इसकी कहानी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज ले लिया। अब क्या होता है, यहाँ पर भी एक रॉड डालते हैं, यहाँ पर भी एक रॉड डालते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमारा क्या है, CuSO4 सॉल्यूशन है, CuSO4 सॉल्यूशन है। और यहाँ पर क्या हमारे पास जिंक SO4, ZnSO4। और ये किसका रॉड है, ये इलेक्ट्रोड किसका है, Zn का। और ये किसका इलेक्ट्रोड होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अरे बच्चे ये जिंक कॉपर सेल 12th में आपने पढ़ा है ना, डैनियल सेल, जिंक कॉपर सेल, उसी का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ये कॉपर जिंक सेल जो आपने पढ़ा है 12th में, उसी का सॉल्यूशन। कहता है कॉपर डिपॉजिट क्यों हो जाता है, कॉपर ही डिपॉजिट क्यों होता है। प्यारे बच्चों आप एक बात याद रखें, एक बात आप याद रखें, मैं यहां पर कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं। जिस किसी भी एटम की SRP जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा डिपॉजिट, रिडक्शन होने की पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा होगी वो डिपॉजिट होगा, है ना। अब जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कैटायंस बनाएंगे। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडक्स SRP जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी डिपोजिशन भी क्या होगी, डिपोजिशन भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कॉपर के केस में Cu+2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। आपको याद होगा इक्वेशन, तो क्या बना लेता है, Cu सॉलिड बना लेता है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है बताइए तो। अरे सर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या शो कर रहा है, रिडक्शन। और जो रिडक्शन शो करता है, यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट होगा, यहाँ पर जो EMF क्रिएट होगा इस केस में, उसको हम क्या बोलते हैं, SRP बोलेंगे। और इसकी SRP बहुत ज़्यादा है, इसी तो रिडक्शन शो कर रहा है। तो जिसकी SRP ज़्यादा होगी वो रिडक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ किसकी, बताओ जल्दी से। स्टैंडर्ड पोटेंशियल SRP की क्या होगी, कॉपर की ज़्यादा होगी, जिंक की कम होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या होगा, कम होगा, और कॉपर की ज़्यादा होगी। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब ये क्या ले रहा है, ये ले रहा है SRP की बात कर रहा है। तो SRP ऑफ कॉपर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिंक की कम होगी। तो कॉपर की ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, एकदम सही से क्लियर है, बताओ जल्दी से। ओके, चले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्यारे बच्चों कि व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी, ये लेड स्टोरेज बैटरी की कहानी है, इस डिस्चार्ज, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो क्या होता है उसके अंदर क्या होता है। तो चलो हम आपको एक सेल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या सेल रिएक्शंस होते हैं वो आपको हमेशा याद रखना है। 12th में भी आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जो Pb है सॉलिड के फॉर्म में, प्लस जो PbO2 है सॉलिड के फॉर्म में, प्लस ये किसके साथ रिएक्शन करता है, 2H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। और क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, ये बना लेता है 2PbSO4 बनाता है, और साथ में क्या रिलीज करता है, H2O करता है ना। 2 बैलेंस करना, 2H2O आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका
2H2O जब बैलेंस करोगे तो आ जाएगा। अब हमें एक चीज़ बताओ यहाँ से कि जब मैं इधर का रिएक्शन लिखूं, इधर जाऊं मैं, तो ये कौन सा रिएक्शन शो करता है? मतलब Pb ये एनोड की तरह बिहेव करता है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, ये एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स H2SO4। ठीक है, तो आप ये सब रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? PbSO4 बन रहा है और ये बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग का रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्चार्जिंग हो रहा है यहाँ पर। और प्यारे बच्चों, जब आप इसी रिएक्शन को बैक करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, मतलब पहले क्या लिखेंगे? ये सब लिख लेंगे 2H2O प्लस PbSO4 क्या बना लेगा? ये बना लेगा Pb प्लस PbO2। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो रिएक्शन होगा ये किसका होगा? चार्जिंग का रिएक्शन होगा। क्यों? अरे जब आपने लेड स्टोरेज बैटरी देखे हो, वो जो आपका इन्वर्टर का बैटरी होता है उसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। और इन्वर्टर में जब आपका वो कहते हैं कि हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा नहीं मतलब ये बैकअप दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें पानी खरीद के डालते हैं। क्यों? क्योंकि चार्जिंग बढ़े तो ये चार्जिंग का रिएक्शन है, ये चार्जिंग का रिएक्शन है। क्योंकि आप वाटर डालते हो ना, पानी डालते हो उसमें खरीद के, डिस्टिल्ड वाटर, तो ये हो गया चार्जिंग का। और इधर अगर जा रहे हैं आप, ये वाला रिएक्टेंट अगर आप लिख रहे हैं और इधर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग का रिएक्शंस। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर? क्या पता चल रहा है ये बताइए। तो इस यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या हो रहा है बच्चे? जब वो डिस्चार्ज की बात करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड। क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है कि जब डिस्चार्जिंग का केस ले रहे हैं तो वहाँ पर H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। देखो ना यहाँ पर H2SO4 क्या हो रहा है बच्चे? कंज्यूम हो रहा है हमारा H2SO4 Pb के साथ और PbO2 के साथ, तो H2SO4 इज कंज्यूम्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लिखना, अच्छे समझना प्यारे बच्चों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आर यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट में आपको हमने पढ़ा रखा है ना, H2O2 फ्यूल सेल तो पूरे अच्छे से पढ़ाया, डायग्राम के साथ पढ़ाया हुआ है ना। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप जानते हो कि वहाँ पर वाटर बनता है। तो वाटर का हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग पर्पस भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग वाटर। जो वहाँ अब स्पेसक्राफ्ट में पानी ढो के थोड़ी ले जाएंगे यहाँ से अर्थ से ऊपर, तो वहाँ पे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो पावर क्रिएट होता है वो फॉर प्रेशर, उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो पावर के लिए भी यूज़ करते हैं, फॉर प्रेशर, हीट और लाइट के लिए थोड़ी करते हैं, प्रेशर के लिए। ठीक है, क्योंकि गैस है वहाँ पर, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो पावर फॉर प्रेशर और वाटर। तो ऑप्शन सही ऑप्शन कौन होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पर कि कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया यहाँ तक? चलते अब हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इंक इन अ सेल, जिंक कॉपर सेल है ये। जिंक कॉपर सेल का रिप्रेजेंटेशन सिखाया था मैंने आपको। ये क्या हमारा बताओ? एनोड। ये क्या हमारा? एनोड है। और Zn+2 किसके तरह बिहेव करेगा? एनोडिक सॉल्यूशन, राइट। अब आ जाओ, ये जो आपका है Cu+2, ये किसके तरह बिहेव करेगा? कैथोडिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन। और ये किसके तरह बिहेव करेगा? Cu कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले एनोड, उसके बाद एनोडिक सॉल्यूशन, उसके बाद कैथोडिक सॉल्यूशन, देन आफ्टर कैथोड लिखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर बताओ कि निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है क्या होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड में? जल्दी से बताइए। अगर हम जिंक कॉपर सेल का डायग्राम देखें तो आपने कितना बार बना रखे हो ये, मैं सीधा सा यहाँ पर, ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। चलो सीधा सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। और ये हो गया, इसमें अगर हमने ले लिया CuSO4, तो ये किसका रॉड है बताओ? ये रॉड है Cu का, क्योंकि सॉल्यूशन किसका लिया आपने? CuSO4 का सॉल्यूशन लिया। ये रॉड हमने डाल दिया, किसका इलेक्ट्रोड है ये? जिंक का, क्योंकि सॉल्यूशन किसका लिया हुआ इसमें? ZnSO4 का सॉल्यूशन है 1 मोलर, है ना। आपको पढ़ा रखा है हमने ये सारी बातें। अब हमें एक चीज़ बताइए यहाँ से, ये जो है कॉपर जो किसकी तरह बिहेव करता है? कैथोड की तरह। कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चे? कैथोड की तरह बिहेव करता है ना। और जो जिंक है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एनोड की तरह। क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर नीचे आता है। क्लियर है? अब बताओ, अब क्या होने वाला है यहाँ पर? जो आपका
और यहाँ पर क्या लगा रहा था, इसको हम लोग वोल्टामीटर से कनेक्ट कर देते, कलर चेंज करके बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इस तरह से वोल्टामीटर के थ्रू यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, पता है आपको, ठीक है। अब क्या होता है, ये जिंक टूटता है यहाँ पर और क्या बन के निकलता है, Zn+2, और यहाँ पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है और इस पर आ जाता है कॉपर के ऊपर आ जाता है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या जमा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से जो Cu+2 है, Cu+2 क्या करता है, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना आपको, सॉलिड में। तो ये Cu+2 इसके ऊपर जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जमा हो गया, बताओ तो, इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जमा हो गया, इस कॉपर रॉड के ऊपर जमा हो गया। तो जो कैथोड है कॉपर रॉड, ये किसके तरह बिहेव करता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। तभी तो Cu+2 जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिंक वाले दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर से, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करेगा जा रहा है, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉपर हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया बच्चे, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि कॉपर जो होगा वो क्या होगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। उस पर निगेटिव जो कैथोड है, जो कॉपर बना हुआ, ये हमारा कॉपर का बना हुआ है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इसके अंदर जो कॉपर, ये जो कॉपर का सॉल्यूशन था यहाँ पर, है ना, ये कॉपर इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंज्यूम करेंगे और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। तो जो कॉपर का रॉड है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन हमारा दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, H2 किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, और Cu किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, बी वाला, शायद ये हमारा दो बार रिपीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर आता है, अभी बताया था ना, जिंक, उसके बाद हाइड्रोजन Cu Ag Au। तो जो ऊपर होगा वो किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज लार्जेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसके पास लार्जेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आप चेक करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये सॉल्यूशन चैप्टर का है ना। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा यूज होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू, ये क्या हमारा, ये हमारा है I, ठीक है, इनटू KB इंटू मोलरिटी, पता है आपको, ठीक है। ये I क्या हमारा आपको पता है, ये I हमारा होता है यहाँ पर, I क्या होता है बच्चे, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर है, KBM क्या है, KB क्या हमारा, मोलल बॉइलिंग पॉइंट है ना, मोलल क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। और M क्या है, मोललिटी है, M क्या है, मोललिटी। चलिए, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, इस फॉर्मूला की मदद से आप ये देखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वेंट ऑफ फैक्टर पे। और वेंट ऑफ फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अब आप चेक करें यहाँ से, अगर ग्लूकोज की बात करें तो अगर आप इतना मोलर, सब में देखो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, कैपिटल M है, सॉरी कैपिटल M है तो मोलर बोलेंगे इसको, मोलर बोलेंगे, है ना। 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, सब में 0.1 मोलर है। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो मतलब ये कितना रहेगा, 0.1 ग्लूकोज ही रह जाएगा। किसकी बात करते हैं हम, ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज की बात करते हैं। अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl टूटेगा तो क्या बनाएगा बताओ, NaCl टूट गया तो क्या बनाया, Na प्लस Cl-। तो बताओ I कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 हो जाएंगे, 2 आयंस बने, ठीक है। इसमें 2 आयंस बन गए NaCl के केस में। BaCl2 में बात करें तो BaCl2 कितना बनेगा बताओ, Ba+2 साथ में 2Cl-। बताइए कितने आयंस बने, यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 1 है ये, और 2 क्लोरीन के कितने बन गए, 3। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई ना बच्चे, I की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। अब आ जाओ यूरिया, यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है,
ये भी 1 ही रह जाएगा। तो किसमें ज़्यादा आयंस बने बताइए तो जल्दी से। अरे सर BaCl2 में ज़्यादा आयंस बने। यहाँ पर कितने आयंस 3, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो जिसके I की वैल्यू ज़्यादा वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर कौन आएगा, C आएगा। ये बात याद रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल। कौन कोवेलेंट क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है यहाँ पर आयोडीन क्या लिखते हैं, इसको हम I2 लिखते हैं, ठीक है। सल्फर क्या लिखेंगे, S8 लिखेंगे। फॉस्फोरस क्या लिखेंगे, P4। ये सभी क्या है हमारा, ये सभी हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी हमारा पार्ट आता है, कौन कौन सा पार्ट आता है पता है आपको, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी पार्ट आता है प्यारे बच्चों। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आता है पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड। एक होता है नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड। दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो बताइए यहाँ पर ये सब क्या है हमारा, ये सब है नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड है ना। और जो सिलिकॉन है वो क्या है हमारा, कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड। कार्बन सिलिकॉन कोवेलेंट कंपाउंड ही तो बनाता है, ऐसे भी याद रखिए आप। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलते हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पर, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज अ फॉर्मूला M इतना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। जिसमें मेटल M जो है, ये जो मेटल M है दिख रहा है, ये वाला M, ये जो मेटल M है वो 2 आयंस में प्रेजेंट है, M+2 में और M+3 आयंस में प्रेजेंट होता है इन इट्स ऑक्साइड में। ये तो मेटल का ऑक्साइड ही है, ये मेटल का ऑक्साइड है। कहता है फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट +3, जो M+3 में वो कितना % यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अब फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हम यहाँ से मान लेते हैं, चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। मान लेते, सारे क्वेश्चन ऐसे बनाना, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसके ऊपर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट क्या पूछ रहा है, M+3 पूछ रहा है क्या, इसी को मान लेते हैं। लेट फ्रैक्शन ऑफ M+3 कितना मान लेंगे, X%। कितना मान लेते हैं, X%। तो टोटल कितना % है यहाँ पर बताओ। ये जो आपको दिया हुआ है 0.91 और ये M कितना हो गया 1 है ना। तो टोटल कितना हो गया, ये 98% हो गया। कितना हो गया, 98%, ठीक है। अगर आप % लेते हो तो ठीक है, अगर आप % नहीं लगाते हो तो सीधा क्या लिखेंगे, X मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ से आ जाइए कि ये हमने मान लिया कि जो हमारा X M+3 है वो कितना है, X है। तो बताओ ये जो टोटल कितना है 90, इसको मान लोगे आप टोटल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टोटल आप कितना मान लोगे, 0.98 मान लेंगे। अगर % लगा दिया तो 98% मान लेंगे। और अगर आपने % हटा दिया, अगर आपने % हटा दिया तब क्या मान लेंगे इसको, बताओ जल्दी से, तब क्या मान लेंगे इसको, सिर्फ 0.98 मानेंगे, ठीक है। तो बताइए देन बता दीजिए फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयन कितना बचेगा। तो 0.98 माइनस X हो जाएगा। टोटल तो यही है ना, टोटल कितना है, टोटल तो हमने बताया आपको, ये टोटल है 0.98। अगर % में लेंगे तो 98 माइनस X कर देंगे %, ओके। और उसको क्या मानेंगे, X%। ऐसे बना के देखना एक बार, ऐसे बना के देखना। अगर % नहीं लगाया तो ये X ही रहेगा, ये 0.98 हो जाएगा बस, अगर % नहीं लगाया तो। क्लियर है, चलो अब आ जाओ, ये निकल गया, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, आपको जब इसके अमाउंट पता करना पड़ेगा कि कौन कितना है, तो आप क्या करेंगे, जो M+3 की है उसके चार्ज और वो जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। कैसे करोगे, चलो यहाँ पर हम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऊपर में। अच्छा जगह तो है नहीं, चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट करता हूँ, देखो 1 सेकंड प्यारे बच्चे।
जगह तो है नहीं, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्या करेंगे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, ये तो हमने मान लिया कि जो m+3 है वो कितना फ्रैक्शन में x में, और m+2 कितना है वो हमारा 0.98 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो आप यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक है ये इधर देखो, इधर ट्रिक क्या मैंने बताया कि इसका जो परसेंटेज है कितना है, इसका जो वैल्यू है जितना चार्ज है उसको आप इस x से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करते हैं यहाँ पर 3 × x, 3x हो गया प्लस, क्लियर है। उसके बाद देखो जो हमारा 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 × 0.98 माइनस एक्स कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद टोटल जो चार्ज है आपका कितना है, देखो जो ऑक्साइड आयन का चार्ज होता है वो किस में होता है, +2 में ही तो होता है। टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 2 ही आएगी, क्योंकि ऑक्साइड आयन जो है, ऑक्साइड आयन किस पे रहता है, -2 पे रहता है। तो इसकी वैल्यू कितना ले लेंगे 2। ये तो m का परसेंटेज ले रहे हैं, किसका परसेंटेज ले रहे हैं, m का। तो ये m का परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है, ये m का चार्ज के अकॉर्डिंग। तो यही चार्ज किसके बराबर होता है, आपको पता है कोई भी सॉल्ट है तो कैटायंस और एनायंस की चार्ज बराबर होती है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं हम चार्ज ऑफ कैटायंस, किसका चार्ज है, ये कैटायंस का, क्योंकि प्लस ले रहे हैं तो कैटायंस का चार्ज ये किसके बराबर हो जाएगा, एनायंस -2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो जल्दी, किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m+3 सॉल्व कर लेना, मैं बता रहा हूँ ये एक्सप्रेशन बनेगा, यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो m+3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपको, 0.04, मतलब अगर परसेंटेज में पूछें तो क्या लिख सकते हैं, 4/100, मतलब 4%। तो m+2 कितना हो जाएगा, यहाँ से m+2 कितना हो जाएगा, इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो 96%। तो m+3 पूछ रहा था हमसे, सिर्फ क्या पूछ रहा था, m+3 पूछ रहा है, तो कितना आ गया वो हमारा +4% आ गया, मतलब 4% आ गया। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझो, ये कैसे निकाला हमने, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करता हूँ। ये वाला कंसेप्ट समझो, इधर देखो इधर, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट में क्या करेंगे, जो आपका कैटायन है ना, ये दोनों क्या है हमारा, बताओ तो, ये दोनों क्या है, अरे सर ये दोनों तो कैटायंस है, ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों कैटायंस है। तो पहले कैटायन का चार्ज इक्वल टू एनायन का चार्ज। तो कैटायन क्या है, m+2 और क्या है m, उसके बाद क्या है हमारा m+3 है। तो +2 का कितना है, बताओ, +2 का इतना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, +3 कितना है, इतना है, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद किसके, एनायंस के चार्ज के बराबर, एनायंस पे कितना, अब ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, -2, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 जितना चार्ज होता है, ये कैटायंस का चार्ज इक्वल टू कर देंगे एनायंस का चार्ज, एनायन पे 2, मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, ठीक है ना, तो 2 लगा देंगे। अब दोनों एक्सप्रेशन बना के सॉल्व कर लो, इसको एक बार अच्छे से बनाना, समझना, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+, इतना दिया हुआ है और Cu इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 टू Cu में जाने में क्या हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखिए। अब हमें एक चीज़ बताओ, यहाँ पर Cu+2 से किस में जा रहे हैं हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, बताओ, Cu बस सॉलिड बना लेगा, ये तो हमें पता है, क्लियर है। तो Cu+2 से Cu जाने में कितना दिया हुआ है वैल्यू इसका, बताओ, ये दिया हुआ है 0.03 वोल्ट, 0.337 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, बताइए जल्दी से, इसकी इक्वेशन कितनी दी हुई है, अरे अभी तो लिखा था, इसको मान लेते हैं हम E1 से नोट करते हैं, किससे, E1 मान लेते हैं। कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0.337 वोल्ट दिया हुआ है। चलो अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा को कलर चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बताइए दूसरा क्या दिया हुआ है, Cu+2 से Cu+2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो जाएगा Cu+ में, एम आई राइट।
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इक्वेशन दूसरा बन गया, और इसको बना लेते हैं E2। कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, E2 कितना वैल्यू हो जाएगा, ये तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, अरे दिया हुआ नहीं, यह देखो कितना दिया हुआ है, 0.153 वोल्ट दिया हुआ है ना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेट करना है आपको Cu+1 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में जाएगा, Cu सॉलिड में जाएगा। मतलब क्या करना है, Cu+1 से Cu में, मतलब इसको आप ऐसे, ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, ध्यान देखिए, ये पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर इसका मतलब इसको मान लेते हैं E3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे, एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है ऊपर। क्लियर है, क्लियर है कि कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी से। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको एक एक्सप्रेशन पता है E1 के केस में, E1 के केस में एक एक्सप्रेशन पता है आपको, क्या पता है बताइए, ये E3 लिखना है, इसको हम लेके चलते हैं। यहाँ पर n फैक्टर कितना है बताओ तो, यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, n फैक्टर से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, क्या, NFE3 निकालना है ना, तो 3E0, ठीक है, E सेल ये निकाल लेते हैं, इक्वल टू, ये माइनस होता था, माइनस NFE वाला, ठीक है। यहाँ से क्या लिखते थे माइनस, बताइए, तो माइनस माइनस सब में माइनस है, तो माइनस को हटा लेते हैं, माइनस का तो कोई यूज है नहीं, सब में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हटा लेते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, NFE0 किसका लिख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस किसका कर लेते हैं, NFE0 E2 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी देखो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू में से तो कम माइनस करेंगे हम, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, E1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो E1 में से E2 को क्या करेंगे हम, कम कर देंगे। ये ट्रिक थोड़ा अपना लो बस, ठीक है। बाकी कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे इसके डिटेल में जाकर के तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या होगा वैल्यू, यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो बताइए इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.337 माइनस इसकी वैल्यू कितना दी हुई है 0.153, तो कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ जल्दी से। जब आप इसको माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, कितना लिखेंगे, अच्छे ऐसे नहीं करते हम, इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो वैल्यू पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये हमें निकालना है, एक बात बताओ, हमें कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये बताओ n का वैल्यू क्या है 1 के लिए, 1 के लिए n का वैल्यू 2, f भी कॉमन है, f भी कॉमन है ना, तो आपको हटा ही लेते हैं, f तो कॉमन है उसको ही हटा लो। इसका वैल्यू कितना है 2, E0 की वैल्यू कितनी है इनटू 0.337, ये पहला हुआ क्या, क्लियर है, माइनस यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1 है ना बच्चे, 1 है ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1 इंटू इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 0.153, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा। अच्छा ये आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया NFE0 सेल और थर्ड वाले का। अगर हमें E निकालना तो F तो पहले कॉमन हटा ही दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम इसके n से, ये वाला n को इधर लेके आ जाओ तो n लिख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मतलब जिसको निकालना है वहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा E0 3 निकल जाएगा। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.521, इस तरह से कॉल सॉल्व कर लेना। कहाँ पर 0.521 कहीं मिला आपको 0.521, ये C आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है कि फिर से बताना पड़ेगा, बताओ बना लोगे। तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, वहाँ से आपको ये निकालना है, किस तरह से निकाल लेंगे देख लो और वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पर f कॉमन है, तुम f हटा भी सकते हो, f को हटा ही दो, तुम f को हटा ही दो, मैं लिख दिया था आपको समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला होता है। अब n और e के बेसिस पे सीधा निकाल लेंगे, बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, द नॉर्मलिटी ऑफ इतना मोलर फॉस्फोरस एसिड, इतना मोलर फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड H3PO4 होता है, तो H3PO4 है सॉरी, तो
तो डायग्राम तो बनाने आता है आपको, क्या होता है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, ये ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पर कितने होंगे बेसिसिटी, एसिड है तो बेसिसिटी कितनी होगी 2। ओके सर, ओके। एन फैक्टर, इसी को एन फैक्टर भी बोलते हैं, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 2 होगी। अब बताइए 0 पॉइंट मोलर मतलब मोलरिटी कितना दिया हुआ है, ये मोलरिटी दिया हुआ है 0.3। तो आपको पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मतलब नमन। नमन क्या, कैसे याद करोगे इसको, हमने ये बताया था आपको, मोलरिटी का केस जब भी आता है तो आप क्या यूज करोगे, नमन एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू m इंटू एन, ये क्या हमारा एन फैक्टर, ये क्या है मोलरिटी, मोलरिटी, और ये क्या है हमारा नॉर्मलिटी। ओके, ये नॉर्मलिटी। तो पता है आपको ये मोलरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू एन फैक्टर कितना निकाला था, डायग्राम के साथ दिखाया था 2, कितना होगा 0.6, कहाँ है ये वाला पार्ट। क्लियर है, बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 2 सॉल्यूशंस A and B, 2 सॉल्यूशंस A and B are separated by semiconductor permeable membrane if the solvent flows from A to B। सॉल्वेंट किधर से किधर फ्लो करता है, A to B फ्लो कर रहा है, A to B फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन चैप्टर का ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, पाई वाला, याद आ रहा है कुछ, पाई इक्वल टू CRT पढ़ते थे। ये कंटेनर है हमारा, मान लो ये कंटेनर है, मैं ऐसे सिंपली बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये कंटेनर है, ठीक है, चेक करें। ये जो पार्ट है प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। क्लियर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं A है और ये हमारा B है। किधर से किधर फ्लो करता है, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है A to B, मतलब किधर फ्लो कर रहा है प्यारे बच्चों, ये कर रहा है A to B फ्लो कर रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है ये, राइट। ये किधर फ्लो कर रहा है, A to B फ्लो कर रहा है, A to B फ्लो कर रहा है। तो बताओ किधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। यहाँ पर A की कंसंट्रेशन क्या है, हायर है, और यहाँ पर B की कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। तो बता दीजिए क्या होगा, A इज मोर कंसंट्रेटेड देन B, हो गया ना, A इज मोर कंसंट्रेटेड देन B, हो गया आंसर, क्योंकि हायर से लोअर कोई चीज़ फ्लो करता है। क्लियर हो गया क्या, चलिए वेरी गुड, उसका आंसर मिल गया हमारा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अरे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पता है आपको, ऑफ द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट टू, क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जल्दी से बताओ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB, अभी तो बताया था, इंटू मोलालिटी, मोलालिटी जिसको स्मॉल m से नोट करते थे, मतलब क्या लिखते थे, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू स्मॉल m। तो अगर मैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मतलब KB की बात कर रहा है, तो बताइए KB निकालो तो क्या लिखेंगे, KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इंटू मोलरिटी, हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताइए इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, तो ये इसको बोलते हैं हम इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, डिवाइडेड बाय मोलरिटी। तो किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, बताओ जल्दी से, किसका रेशियो होगा बच्चे, मोलरिटी का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो। मोलरिटी तो होगा ही नहीं, ये मोलरिटी है, ये नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं हम, P नोट लिखते थे, उसका भी नहीं है। मोल फ्रैक्शन तो है नहीं, क्या होगा, ये मोलरिटी हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 20, देखो ना उसका रेशियो है ना, ये मोलरिटी का रेशियो, नीचे मोलरिटी लिखा हुआ है। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पर प्यारे बच्चों। 28 क्या कहता है, विच वन इज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कभी भी आपको पता ही होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ये गलत है, होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ग्रेटर देन 3 नहीं होगा, इक्वल टू 3 और लेस देन 3 होता है, पता है ना आपको, ये सब बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया, अब इसके बारे में क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, CaCl जो है ये क्रिस्टलाइजेस होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब में, BCC में होता है।
ठीक है। तो एज लेंथ इतना दे दिया है, इसका आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है कैटायंस रेशियो एनायंस की। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, क्या करेंगे हम यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। ये हमारा हो गया मान लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक डायग्राम है, बना लेते हैं हम डायग्राम, राइट। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब बताओ यहाँ पर क्या कहता है कि कोई एक बीसीसी है ना, कौन सा है, देखो यहाँ पर किसमें है, बीसीसी में सेंटर्ड क्यूबिक है। सेंटर्ड क्यूबिक मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बीसीसी मतलब एक एटम तो इसके बीच में ही होगा, एक एटम कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, और बाकी जो एटम्स होंगे कॉर्नर्स वाले एटम्स, वो इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। कॉर्नर वाले एटम क्या कर रहे होंगे, इसको टच कर रहा होगा, ठीक है। ये कॉर्नर वाले एटम क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है कि कोई डाउट है, बताओ जल्दी से, क्लियर है। अब आ जाओ, अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो कैसे निकाल सकते हैं रेडियस, एक ये हो गया इसका ये वाला रेडियस, ठीक है, एक यहाँ पर हो जाएगा ये इसका सेंटर, तो ये भी आर, ये भी आर, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये भी हो गया आर, और ये बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा इसका आर हो गया। तो कितना हो गया बताओ, ये जो टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R। कितना हो गया, 4R। तो इन CSCl स्ट्रक्चर, अगर मैं CSCl स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो C प्लस कहाँ होता है, CS प्लस कहाँ होता है, इज इन द कॉन्टैक्ट विथ, ये सब याद रखना, Cl माइनस आयंस, Cl माइनस आयंस के कांटेक्ट में होता है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर बताओ, मान लो ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा है क्लोरीन आयन, ये क्या है हमारा, क्लोरीन आयन। अच्छा सर, ये वाला जो है, ये वाला रेड वाला बीच में दिख रहा है क्या, ये वाला, इधर देखो इधर, ये जो है ये क्या हमारा CS प्लस आयन, और ये जो रेड वाला होगा ये भी क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो CSCl और सब क्या होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको पता है बीसीसी के केस में क्या लिखते हैं, बता तो, बीसीसी के केस में क्या बताया था आपको मैंने, यहाँ पर जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है बीसीसी के केस में वो कैसे निकालेंगे, 4R आ जाएगा, आएगा 4R, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4R, और यहाँ पर हम निकालते हैं R प्लस मतलब कैटायन CS प्लस, और प्लस R माइनस मतलब Cl माइनस के बीच में, ये कितना हो जाएगा √3a/2, √3a/2 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका वैल्यू होता है, याद रखना ना डायरेक्ट, क्लियर है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। बीसीसी से केस में ऐसे भी मैंने आपको बताया था, ये वाला जो R प्लस और R माइनस के बीच में जो रिलेशन होगा वो √3a/2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, और ये डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दिया क्या होता है यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 3 मेटालिक कैटायंस का, ये एक्स का, ये किसका हो गया एक्स, ये किसका हो गया वाई, ये किसका हो गया जेड का हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, अरे अभी तो बताया था, जिसकी रिडक्शन एसआरपी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिडक्शन बहुत फास्ट होगी। तो किसकी ज़्यादा है बताओ जल्दी से, किसकी ज़्यादा है, तो 0.3 ये दिया हुआ है, किसकी ज़्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखना, मैं आपको यहाँ पर और भी एक पॉइंट समझा देता हूँ कि लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या एसआरपी, हायर द क्या होंगे यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर ज़्यादा होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब रिडक्शन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, देखो तो यहाँ पर ये जेड की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉरी कम है, माइनस लगा हुआ ना तो बहुत कम हो गया। उसके बाद ये माइनस इसमें लगा हुआ है वाई, और ये हो गया एक्स। ठीक है, बताओ किसकी रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी कम
उसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा, और हमें रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है? अरे सर ये माइनस है 3 पॉइंट, तो y है ज़्यादा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हायर द रिड्यूसिंग पावर, ये बात याद कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? y z x हो जाएगा। कहाँ पर है आपका y z x? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो सभी बच्चे एक बार इसको रिव्यू करें, पढ़ें, समझें, अगर समझ में नहीं आता तो फिर से हमें पूछें, ठीक है बच्चे। फिर हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।